बेटा, हमें तुम्हारा सहारा नहीं, बस साथ चाहिए। अब आपको क्या बताऊं माँ, 25 या 30 हजार तो बस किराया देता हूँ। बच्चे के स्कूल, बस का खर्चा, सब के बाद हाथ में कुछ बचता ही नहीं। फिर भी अपनी गृहस्थी चला रहा हूँ। कभी आपसे कुछ मांगता नहीं हूँ, पर आप हो अपनी परेशानी बताकर मुझे और परेशान कर देती हो। मयंक अपनी माँ कमला जी से कहता है। कमला जी बोली, बेटा, मैंने तो तुमसे कई बार कहा है कि तुम अपना ट्रांसफ़र अपने शहर में करवा लो। अपनों का साथ मिलेगा, कम से कम किराए का पैसा तो तुम्हारा बच ही जाएगा। कुछ तो बोझ कम होगा। तुम हमारी इकलौती औलाद हो। हर सुख तुमसे बांटती हूँ, तो दुख बांटने किसके पास जाऊंगी। मयंक बोला, हर औरत की यही आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अपनी तकलीफ का ढिंढोरा हर किसी के पास पीटती रहती हैं। पापा को देखिए, वो तो कभी शिकायत नहीं करते। सारी दिक्कत आपको ही होती है। अगर मैं उस शहर में आऊँगा तो बस किराया बचेगा, पर मेरी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाएगी, जो कि मैं उठाना नहीं चाहता। कुछ महीने बाद मयंक के मकान मालिक ने कहा, मयंक बाबू, महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो इस घर का किराया भी अब बढ़ जाएगा और बिजली का मीटर भी मैं अलग लगवा दूंगा। अब इतनी बड़ी सोसाइटी में 25 हजार में घर कहाँ मिलता है। कम से कम 35 हजार का महीना होगा और हर साल किराया 1% बढ़ जाएगा। अगर आपको जमता है तो ठीक है, वरना आप कहीं और देख लीजिए। मयंक को बहुत बड़ा झटका लगा। मकान मालिक के जाने के बाद मयंक और उसकी पत्नी सीमा दोनों विचार कर रहे थे। सीमा बोली, कई सालों से आपके माता पिता हमें अपने शहर में आने के लिए बोल रहे हैं। क्यों ना आप अपना ट्रांसफ़र वहां करवा लें, हमारे पैसे भी बच जाएंगे। मयंक बोला, तुम पैसों की बात करती हो, क्या तुम उन लोगों के साथ रह पाओगी? उनकी जिम्मेदारी भी तो लेनी पड़ेगी। सीमा बोली, उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसका जुगाड़ मैं कर लूँगी। आप ये सोचिए, मकान का किराया बचेगा, बिजली का बिल और राशन पानी, इन सब का खर्च हमें नहीं देना पड़ेगा। आपके पिताजी को अच्छा खासा पेंशन मिलता है, तो क्या वो अपने बेटे से महीने का खर्च मांगेंगे? एक बार हिसाब लगा कर देखिए, हम फायदे में रहेंगे। बहुत सोच विचार करने के बाद मयंक को ये फायदे का सौदा लगा। कुछ रोज बाद उसने माँ को फ़ोन किया और बोला, माँ, आप बार बार कहती हैं अपने शहर लौट आओ, कहीं हमारे आने से आपको दिक्कत ना हो जाए। माँ बोली, नहीं नहीं बेटा, जहाँ तुम्हें तुम्हारी तरक्की दिखे तुम वहीं रहो। मैं तो बस तुम्हारी परेशानी देखकर बोलती हूँ। इधर सीमा ने मयंक को इशारा किया। मयंक बोला, नहीं माँ, मेरी तरक्की का क्या, आपसे बढ़कर तरक्की नहीं है। सीमा भी बोल रही थी कि इस शहर में कुछ अपना नहीं लगता, तो मैं सोच रहा हूँ अपना ट्रांसफ़र दिल्ली करवा लेता हूँ। कमला जी बोली, तुम्हारा घर है, जब जी चाहे आ जाओ। सीमा को लगा कि उसकी योजना सफल रही। 2 महीने के भीतर मयंक ने ट्रांसफ़र करवाया और अपने शहर दिल्ली लौट आया। माता पिता बहुत खुश हैं, क्योंकि जो बेटा साल में एक बार मिलने आता था, अब वो उनके साथ रहेगा। कमला जी ने बड़ा वाला कमरा साफ करवाया और अपने बेटे बहू को दे दिया। धीरे धीरे मयंक का परिवार वहाँ बस गया। करीब 1 महीने बाद सीमा कमला जी से बोली, मम्मी जी, मोनू को स्कूल बस लगाने की क्या ज़रूरत है? पापा जी तो घर में ही बैठे रहते हैं, वो भी तो इसे स्कूल छोड़ना और लाने का काम कर सकते हैं। हमारा कुछ पैसा भी बच जाएगा। कमला जी बोली, नहीं नहीं बहू, वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, उनके लिए इतना ही बहुत है। मैंने उन्हें कभी धूप में इधर उधर जाने नहीं दिया, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। ऊपर से बच्चे की जिम्मेदारी वो संभाल नहीं पाएंगे। जहाँ तक बात पैसों की है, यहाँ तो तुम्हारा उतना पैसा खर्च भी नहीं होता।
फिर क्या दिक्कत है। इतना कहकर कमला जी चली गईं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। सीमा अपने पैसे बचाने की योजना आए दिन करती रहती थी। अगले महीने राशन वाला राशन लेकर आया और लंबा चौड़ा बिल सीमा को दिया। मुझे क्यों दे रहे हो ये बिल? मम्मी जी को देना, वही मंगाती हैं राशन। जब राशन वाले ने इतना बड़ा बिल कमला जी को दिया, कमला जी राशन वाले से बोली, भैया सुबह सुबह मजाक कर रहे हो, हम कोई नौकरी वाले तो नहीं, पेंशन पर जीते हैं, इतना बड़ा बिल मुझे दे रहे हो। राशन वाले ने कहा, चाची ये बिल आपके घर का ही है। पहले 1000 रुपये में सब सामान आ जाता था, पर अब बहुत सामान दुकान से मंगवाया जाता है। 1 महीने का भैया ने दिया, फिर बाबूजी ने दिया, इस बार भाभी ने आपको देने के लिए कहा है। बिल देकर वो चला गया। कमला जी ने जब सारी सामग्री का लिस्ट देखा तो वो हैरान रह गई और सीमा के पास जाकर सीमा से बोली, बहू तुम तो जानती हो हमारी कोई कमाई नहीं है, बस पेंशन पर ही घर चलता है। इसमें जो सामान है वो तो हम इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। तो ऐसा करो, ये राशन का पैसा तुम दे देना, क्योंकि इतना खर्चा उठाना हमारे बस की बात नहीं है। सीमा बोली, मम्मी जी आप भी हद करती हैं। एक तो आप हमें अपने पास रहने के लिए बुलाती हैं कि हम आपकी जिम्मेदारी उठाएंगे, तो आप नहीं उठा सकती। आखिर पापा जी के पैसे को बचाकर आप क्या करेंगी? हमारे ऊपर भी तो आप लोगों की कितनी जिम्मेदारी है। आप लोगों का क्या बस खाना और रहना। तभी कमला जी के पति विनोद बाबू, जो अक्सर बीमार रहते थे, कमरे से निकलकर आए और बोले, हमारे घर में पैसों के लिए कभी कोई बहस नहीं हुई, फिर आज क्यों? कमला जी बोली, आप क्यों कमरे से बाहर आ गए? जाइए आप आराम कीजिए, मैं देख लूँगी। तभी घर में मयंक आया और बोला, क्या बात है, शोर क्यों हो रहा है? सीमा ने अपनी बात को पूरा बड़ा चढ़ाकर मयंक के सामने रखा। मयंक बोला, माँ पापा के पैसों पर क्या हमारा कोई अधिकार नहीं है? एक तो हम यहाँ रहकर आपको सहारा दे रहे हैं और राशन का पैसा आप दे या सीमा दे, बात तो एक ही है। कमला जी बोली, सही कह रहे हो बेटा, पैसे मैं दूं या बहू एक ही बात है, क्योंकि हमारी ज़रूरत का इसमें कोई सामान नहीं है। और जहाँ तक पैसे बचाने की बात है, मुझे तुम्हारे पापा की बीमारियों के लिए बचाने हैं, ताकि मुझे हमारी दवाइयों के लिए तुम्हारे पास हाथ ना फैलाना पड़े। मयंक बोला, मुश्किल से 6 महीने ही बीते माँ अभी यहाँ आए हुए, पर आपने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया। क्या इसीलिए आप हमें यहाँ रहने के लिए बुला रही थी कि हम आपको सहारा दें और आप हमारी बेइज्जती करें? कमला जी बोली, गलतफहमी में मत रहो बेटा। बेटा किसी को बेटा बहू का सहारा नहीं, बल्कि माँ बाप को उनका साथ चाहिए होता है। जीने के लायक पैसे तो हमें सरकार से मिल जाते हैं, हाँ बस अपनों का साथ चाहिए। तुम हमारा सहारा बनने नहीं, बल्कि अपनी वैसाखी बनाने आए हो, इतना तो मैं भी समझती हूँ। सीमा गुस्से में बोली, आप क्या कहना चाहती हैं? क्या हमें वहाँ कोई दिक्कत हो रही थी? अरे हम तो आपको सहारा देने आए थे, पर हमें क्या पता था कि आपकी सोच हमारे लिए ऐसी होगी। कमला जी बोली, बहू मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे तुम्हारा सहारा नहीं, बस साथ चाहिए। अगर मैं सारे पैसे तुम लोगों पर खर्च कर दूंगी, तो अपनी ज़रूरत के लिए तुम लोगों के आगे मुझे हाथ फैलाना होगा, जो ना तो तुम्हें अच्छा लगेगा और ना मुझे अच्छा लगेगा। तभी किशोर बाबू अपने कमरे से अपनी दवाइयों का बिल लेकर मयंक को दिखाते हुए बोले, बेटा आज तक हमने अपनी कोई परेशानी तुमसे साझा नहीं की। देखो हर महीने हजारों का खर्चा मेरी दवाइयों पर चलता है। तुम्हें तो मालूम भी नहीं होगा कि तुम्हारी माँ ने अपनी सेविंग और कितने जेवर गिरवी रख दिए हैं।
तुम्हारी माँ को हमेशा अपनी परेशानी तुमसे साझा करने से मना करता था, पर वो कहती थी बेटा है, उसे सब पता होना चाहिए। और आज तुम ये कह रहे हो कि हम तुम्हारा सहारा चाहते हैं। नहीं बेटा, बस तुम्हारा साथ चाहते हैं, ताकि जब हमें कुछ हो तो तुम हमारे साथ रहो। मयंक ने जब वो बिल देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे खुद से घृणा होने लगी कि वो आज तक बड़े आराम से रह रहा था। वो इसलिए कि माता पिता कभी उससे एक पैसा नहीं लेते थे, और अब वो अपने माता पिता के साथ का ही सौदा करने आ गया था, जहाँ कुछ पैसे बचाने के लिए अपने माँ बाप का सहारा ले रहा था, वहीं उसके माता पिता अपनी परेशानियों से अकेले ही लड़ रहे थे और अपने बेटे की मदद कर रहे थे। रात में खाना खाकर सब अपने कमरे में चले गए। सीमा मयंक से बोली, मैं बोल रही हूँ, ये सब इनकी चाल है। पुराने दिनों का बिल दिखाकर हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मयंक बोला, चुप हो जाओ, मैं शर्म से मरा जा रहा हूँ और तुम उसको गलत साबित कर रही हो। आज अगर पापा को पेंशन नहीं मिलता तो उनकी दवाइयों और घर का खर्च भी मुझे उठाना पड़ता। तुम ये नहीं देख रही हो कि वो अपनी जिम्मेदारियां खुद उठा रहे हैं। अरे वो हमसे कुछ और नहीं, बस हमारा साथ चाहते हैं। धीरे धीरे मयंक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने घर के सारे खर्चे अपने हाथों में ले लिए। इधर कमला जी ने बेटे के खर्चे का बोझ हल्का करने के लिए अपने पोते को स्कूल छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी खुद पर ली। सीमा को भी एहसास हो चुका था कि कल को अगर उसकी सास की जगह वो हुई तो उसे कैसा महसूस होगा। यही सोचकर उसने अपना व्यवहार बदला और घर के कामों में सहयोग दिया। दोस्तों, माता पिता पूरे जीवन अपने बच्चों और परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं और हर अच्छे बुरे वक्त में साथ देते हैं। एक उम्र हो जाने के बाद वो अपने बच्चों का सहारा नहीं, बस उनका साथ चाहते हैं। तो क्या उनकी मांग गलत है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।